नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री का कर प्रशासन मजबूत बनाने पर जोर। राजस्व अधिकारियों को कहा, लोगों में बढ़ाएं भरोसा। करदाताओं की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य। समुद्री आतंकवाद अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा। तटीय राज्यों के मंत्रियों की बैठक में 38 नए रडार लगाने का फैसला। बंदरगाहों की सुरक्षा पर खास जोर। बीजेपी के बाद लेफ्ट समेत 5 दलों के नेता पहुंचे कैराना। बीजेपी पर लगाया मामले को बेवजह तूल देने का आरोप। कहा, सर्वदलीय समिति करे जांच। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर। एक जवान शहीद। 3 दिन में घुसपैठ की दूसरी बड़ी घटना। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का एक और अहम कदम। हफ्ते के आखिर तक एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी। इसरो प्रमुख किरण कुमार से राज्यसभा टीवी की खास मुलाकात। और आइए देखते हैं पहली खबर। वामदलों समेत 5 राजनीतिक पार्टियों ने कैराना पलायन मामले की सर्वदलीय समिति बनाकर जांच कराने की मांग की है। कैराना पहुंची टीम में जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी के नेता भी शामिल हैं। नेताओं ने स्थानीय लोगों से बात की और इलाके से पलायन की वजह जानने की कोशिश की। साथ ही इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने के लिए बीजेपी की आलोचना भी की। पलायन मामले की पड़ताल के लिए बीजेपी के बाद अब वाम दल, जेडीयू और एनसीपी समेत 5 दलों की टीम गुरुवार को कैराना पहुंची। टीम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि लोगों ने बेहतर सुविधाओं और रोजगार के लिए पलायन किया है। There are people here who have genuine issues. As Tyagi ji has pointed out, they are talking about school, they are talking about health care, they are talking about industry, they are talking about jobs, and they are not finding solution. 5 दलों की टीम ने बीजेपी पर इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। लोग जा रहे हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट के लिए जा रहे हैं, दिस इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसका फिर हिंदू मुसलमान नहीं होता है। तो जो सत्ता में देश में है वो क्यों इस सवाल को हिंदू मुस्लिम इशू में करना चाहते हैं। केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी सांसद हुकुम सिंह और प्रशासन की रिपोर्ट में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए सरकार सर्वदलीय समिति बनाने जा रही है। We leave it to the Prime Minister. We don't believe Hukum Singh. We don't believe district magistrate. That there be a free and fair inquiry headed by any jurist, a member of the parliament consisting all the political parties. इससे पहले बुधवार को बीजेपी की टीम ने कैराना दौरा किया। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं राज्य सरकार ने खराब कानून व्यवस्था के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कैराना को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ रहे हैं। संबित, आपका स्वागत है हमारे साथ इस मसले पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो क्योंकि अलग अलग दलों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार आपकी पार्टी के एक दल मैं कहूं कि डेलीगेशन ने वहां पर दौरा किया, क्या कुछ रिपोर्ट्स उनकी ओर से आप लोगों को दी गई हैं, क्या जानकारियां हैं? देखिए, रिपोर्ट तो पार्टी के स्तर पे सबमिट होगा। मैं उस रिपोर्ट को अभी देखा नहीं हूं, मगर स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कानून की व्यवस्था कैराना में बिगड़ रही है और उसके कारण से लोग पलायन कर रहे हैं, ये वाकई चिंता का विषय है। और हमने कई टीवी मीडिया के रिपोर्ट के माध्यम से भी देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद कैराना गए थे, उन्होंने इस पर भारी चिंता जताई है। खुद वहां के सांसद हुकुम सिंह जी ने भी एक 346 लोगों की सूची भी जारी की है और यह भी जताया है कि किस प्रकार से बिगड़ते कानून परिस्थिति के कारण ये लोग कैराना छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और संबित, क्योंकि अब पहले बीजेपी के कुछ लोग वहां गए, इसके बाद अलग अलग पार्टियों के लोग गए हैं, जाहिर है एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम तेज हो चला है, लेकिन असल में ऐसा लगता है कि क्या इससे मामला संभलेगा, हल निकलने की ओर आगे बढ़ेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति नजर आती है?
देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि एक सीरियस इशू को अगर उठाता है कोई, तो उस पे हमें लगता है कि इस पे हम चुनावी राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आप देखिए, हुकुम सिंह जी जो वहाँ के पुराने राजनेता रहे हैं, विधायक भी थे और अब सांसद भी हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत विवेचना के पश्चात उन्होंने एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट में अगर कई लोगों ने, अगर लिस्ट में 346 परिवारों का वहां जिक्र है, कुछ लोगों ने कई टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से ये बताया, बाइट दिया खुद कि हाँ, हमारे बेटे को रंगदारी के कारण मार दिया। कुछ लोगों ने कहा हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारे प्लॉट पे कब्जा कर लिया गया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा, मैं आज ही सुन रहा था कि अगर मेरा जो प्रॉपर्टी है वो 50% के भाव में भी बिक जाए तो मैं भी यहां से चला जाऊंगा, मैं यहां शांति से जी नहीं पा रहा हूं। तो स्वाभाविक रूप से अगर इतने लोगों को परेशानी है तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर ठंडे दिमाग से जांच होनी चाहिए और जो लोग गुनहगार हैं उनको पनिशमेंट भी होनी चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता, देखिए, अगर इलेक्शन आ रहा है 2017 में, इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई और राजनीतिक पार्टी इन गंभीर मसलों को न उठाए। संबित हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मनोज झा जोड़ रहे हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मनोज, आप क्योंकि कैराना में ही हैं, संबित पात्रा हमारे साथ स्टूडियो में हैं जो कि बता रहे हैं कि एक बड़ा मसला है उनकी पार्टी ने जो वहाँ देखा और जो उनकी रिपोर्ट सामने आ रही है। आप लोग वहाँ पर गए हैं, क्या ये महज लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या फिर जो इससे पहले कुछ लोगों ने दावा किया गया कि एक खास धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया, उन्होंने पलायन किया, क्या स्थिति है आपकी नज़र से? देखिए, दो चीजें। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि हमने जो पाया वो मैं आपको एक सेकंड बाद बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली चीज जो हुकुम सिंह जी खुद हैं, उन्होंने ही इतने फ्लिप फ्लॉप लिए अपनी लिस्ट को लेकर के, फिर रिवाइज किया और आज हमने उस लिस्ट की भी पड़ताल की। मैं बताऊं, एक व्यक्ति जो हमें सड़क पे मिला, उसने आके कहा कि मेरा भी नाम इस लिस्ट में है और उसको ताज्जुब इस बात का हुआ। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को आप मजहब और जाति का अगर चश्मा लगाएंगे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऐसे संदर्भ आएंगे कि आपके लिए कानून के राज की परिकल्पना करना मुश्किल होगा। मैं बताता हूं, एक सड़क पर के एक रिक्शा वाले ने आज मुझसे क्या कहा। उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि कैराना को राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे। एक आम आदमी को समझ है कि भूख राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। कैराना को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं चाहिए। कैराना की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन लोगों ने आपस में बताया, एकजुटता इतनी जबरदस्त है। और मैं ये काल्पनिक कथा नहीं सुना रहा हूं आपको, एकजुटता ऐसी है कि लोग कहते हैं कि शिकायतें भी होती है तो आपस में सुलझा लिया जाता है। ये पहली बार एक कोशिश हुई है कि कैराना को बारूद के ढेर पे ले जाने की। मैं समझता ये भी तो हकीकत है कि वहां पर बड़ी संख्या में घरों में ताले लगे हैं, बाहर लिखा हुआ है कि बेकाऊ है दुकान, मकान बेकाऊ है, तमाम परिजन वहां से जा चुके हैं, उनके भी बयान आ रहे हैं, उसे फिर कैसे देखा जाए? नहीं, आप उन बयानों का संदर्भ देखिए, पूरी लिस्ट आ चुकी है जिसमें कहा गया कोई व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व जा चुका है, कोई 12 वर्ष पूर्व जा चुका है। वैसे लिस्ट हिंदुओं की भी है, वैसे लिस्ट मुसलमानों की भी है। इसको मजहब के ढंग से देखिए, हर व्यक्ति अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा का एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ जो हमने देखा। अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिकल सेंटर्स नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है। ये सारी चीजें बुनियादी तौर पर विकास की चीजें हैं। और मुझे दुख इस बात का है, संबित भाई भाजपा के उन लोगों में से हैं जो बहुत सुलभ ढंग से बात रखते हैं, लेकिन दुख इस बात का है, भाजपा इतनी बड़ी परिपक्व पार्टी है, अब उसमें परिपक्वता होनी चाहिए कि समाज को अगर बारूद के ढेर पे बिठाएंगे तो आप कैराना कब तक ढूंढते रहेंगे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में? क्या सिर्फ इसी तरह से राजनीति होगी? ये आम लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मनोज, मैं संबित से जवाब चाहूंगा। संबित, मनोज जब वहाँ पर हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अहम है, लोग गए ज़रूर हैं लेकिन अलग अलग वजहों से, अलग अलग वर्षों में। और ये आंकड़ा खुद राज्य सरकार की अगर बात करूँ, मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि पिछले 15 बरस में धीरे धीरे करके ऐसे लोग निकले जिनके पास रिपोर्ट है लेकिन किसी एक खास जाति या धर्म के नहीं। लेकिन जब इसे जाति और धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, नहीं लगता कि पूरी तरीके से इस मसले को महज राजनीतिक नफ़ा नुकसान के लिहाज से आगे बढ़ाने की कवायद है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, 3 दिन से यही बताया जा रहा है कि हुकुम सिंह जी का जो लिस्ट है, जो 346 लोगों का लिस्ट है, उसमें कुछ खामियां हैं। देखिए, 345 लोगों में मैं आपको डिस्काउंट देता हूं। जनरली हमारे ऑपोजिशन पार्टीज हो या समाजवादी पार्टी हो, वहां की जो सरकार है वो 5 या 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोगों की बात कर रहे हैं। मैं आपको डिस्काउंट करता हूं कि चलिए इन 345 लोगों में हम 50 को डिस्काउंट कर देते हैं, फिर भी 300 लोग ऐसे हैं
जिनको परेशानी हुई, जो छोड़ के गए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने खुद अपने आंखों से और अपने कानों से विभिन्न न्यूज मीडिया के चैनलों के रिपोर्ट के माध्यम से इंक्लूडिंग ANI लोगों को ये कहते हुए सुना है जो वहां रहते हैं कि किस प्रकार उनके साथ प्रताड़ना की जाती है। तो वो लोग जीवित हैं, वो भूत नहीं है, इसलिए उनकी बातों पे मुझे यकीन करना पड़ेगा। तीसरी बात मैं ये बताता हूं, चलिए 300 लोगों को छोड़िए, अगर 5 लोग भी ऐसे होते जिनको प्रताड़ना सहना पड़ रहा है, तो क्या 5 लोगों के लिए भी हम जस्टिस को नहीं जगाएं? अगर दादरी हुआ, जहां अखलाक मारा गया, उससे विभत्स तो कुछ नहीं हो सकता है, हम तो उसको कंडेम कर रहे हैं। मगर जब दादरी हुआ तो यही लोग जो आज टीम लेकर गए हैं विपक्षी पार्टी के, वो कह रहे थे ये हिंदू मानसिकता है, ये हिंदुत्व का विषय है। हम कह रहे थे कानून का विषय है, वो कह रहे थे कानून का विषय नहीं है, ये हिंदू मानसिकता है। और डिबेट पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में हुआ, ओबामा तक ये डिबेट चला गया। और यहां पर 345 लोगों का सवाल है और लोग कह रहे हैं डिबेट मत करिए, आराम आराम से बोलिए, इस विषय को उठाने की जरूरत नहीं है, ये कानून की व्यवस्था है। मैं तो कहता हूं कानून की व्यवस्था है, मगर सिलेक्टिव लॉलेसनेस है, क्योंकि एम्पिरिकल डाटा सजेस्ट करता है अगर 10 लोगों को यहां पर रंगदारी के कारण जान से मार दिया गया और 10 लोग एक पर्टिकुलर समुदाय के थे, वो हिंदू थे, तो मैं यहां कहूंगा नहीं नहीं, दोनों को परेशानी है, तो क्या फायदा है। मनोज भाई का यह कहना कि हेल्थ के कारण चले गए, शिक्षा के कारण चले गए, दोनों चीजें ठीक है, लोग शिक्षा के कारण और दवाई के कारण जाते हैं, मगर जो व्यक्ति डर के कारण अंडर ड्यूरस छोड़ के गया है, उनकी ये लिस्ट है, उनकी ये संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो संबित सवाल ये है कि जो तमाम दल हैं, मैं तो भाई यह भी जनता के लिहाज से जानना चाहूंगा कि रास्ता क्या है, पार्टियों के पास रास्ता क्या है, उपाय क्या है इसका? देखिए, उपाय तो तब होगा ना जब आप सत्य को पहले एक्सेप्ट करेंगे। आप सत्य को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उपाय कैसे ढूंढेंगे? एक उदाहरण दे रहा हूं। मनोज भाई का भी कहना था कि भूख बड़ा टॉपिक होता है, किसानों का विषय बड़ा टॉपिक होता है। बिल्कुल सही, भूख, किसान का विषय दोनों बड़े टॉपिक होते हैं, मगर कानून और पलायन भी एक टॉपिक होता है। जम्मू कश्मीर में जब 90 के दशक में कश्मीरी पंडित घर छोड़ के जा रहे थे तो ऐसा ही डिबेट चल रहा था, नहीं नहीं ये आतंकवाद का विषय है, ये कोई मजहबों का विषय नहीं है। तो उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको आप अलग करके देखिए। आज उसकी परिस्थिति यह हुई है कि उपाय तो ढूंढा जा रहा है, मगर अभी तक उस पर सक्सेस हासिल नहीं हुआ है। इसलिए उपाय समय रहते होने चाहिए, और समय रहते पहले आप सत्य को एक्सेप्ट तो कर लीजिए। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि देयर इज अ प्रॉब्लम, तो आप सोल्यूशन क्या ढूंढेंगे? मनोज झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संबित, वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पार्टी का व्यू रखा है। लेकिन बहुत अहम है कि रास्ता किधर जाएगा, और क्या ये महज सिर्फ चुनाव तक मुद्दा सीमित रहेगा, या फिर उसके बाद उन लोगों की, अगर जिनके दावे किए जा रहे हैं, उनकी वापसी के इंतजाम भी कोई करेगा, यानी कि ये दल। फिलहाल पहली खबर में इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। गुजरात का गिर हुआ गुलजार, वनराज के कुनबे में हो रहा है विस्तार। 100 शेरनियां गर्भवती, नन्हे शावकों का बेसब्री से इंतजार। देखिए विशेष गिर गुलजार, आज शाम 7:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर प्रशासन को बेहतर और कुशल बनाने पर जोर दिया है। कर अधिकारियों के सम्मेलन में राजस्व ज्ञान संगम के जरिए उन्होंने टैक्स प्रणाली को आसान बनाने की जरूरत बताई, जिससे लोग आसानी से इसे समझ सकें और करदाताओं के दायरे को दोगुना भी किया जा सके। प्रधानमंत्री ने इसके लिए प्रशासन के 5 स्तंभ राजस्व, जवाबदेही, ईमानदारी, सूचना और डिजिटलीकरण के अमल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में 2 दिन के राजस्व ज्ञान संगम सम्मेलन की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कर अधिकारियों से कहा कि वो करदाताओं के बीच भरोसा पैदा कर इसका दायरा बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग ईमानदारी से कर चुकाना चाहते हैं और कर विभागों की जिम्मेदारी है कि वो इससे जुड़े कानून को आसान बनाएं। The Honorable Prime Minister suggested that we should raise our sights higher, that we should make it very easy for people to file their taxes, and that we should legitimately aspire to 10 crore taxpayers within our tax base. And this is in the context of having 25 crores or so households in the country out of the 125 crore people that we had.
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कर प्रशासन को बेहतर और कुशल बनाएं, जिससे करदाताओं के भीतर से प्रताड़ित किए जाने का डर दूर हो सके। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को प्रशासन के 5 स्तंभों के अमल पर जोर दिया। We need to focus R on revenue, A on accountability, P on probity, I on information and D on digitization. वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रत्यक्ष करों के जरिए 7,97,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार को पहले 10 महीनों में 5,20,000 करोड़ रुपए ही मिल सके। ये लक्ष्य 2014-15 के मुकाबले 26.5% ज्यादा है। अभी देश में केवल 4% लोग ही कर अदा करते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश करदाताओं की मौजूदा संख्या को 10 करोड़ करने की है। फिलहाल करीब 5.5 करोड़ लोग टैक्स अदा करते हैं। भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात 16.6% है, जो कई विकासशील देशों से काफी कम है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी ईश्वर की अध्यक्षता में गठित की है, जो टैक्स नियमों के सरलीकरण के लिए सुझाव दे रही है। सरल टैक्स लॉज न सिर्फ टैक्स लिटिगेशन कम करेंगे, बल्कि टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ावा देंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने माना है कि समुद्री सुरक्षा में खामियां हैं, जिन्हें दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। मुंबई में तटीय राज्यों के साथ बैठक में सभी बंदरगाहों की सुरक्षा की समीक्षा करने पर जोर दिया गया। उन्होंने राज्यों से इस मामले में मजबूत बनाने के लिए और सुझाव मांगे। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह मंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह ने समुद्री रास्तों से होने वाली आतंकी घुसपैठ को बड़ी चुनौती बताते हुए इसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार तमाम बड़े और छोटे बंदरगाहों की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करना चाहती है, जिसके लिए सभी जगहों पर ऑडिट का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार की हमारी या कोस्टल सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए, उस प्रकार की अभी हमारी कोस्टल सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं है। और जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि देश की यह कोस्ट लाइन लगभग 7,516 किलोमीटर की है और यह 9 स्टेट्स आते हैं, 4 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 1993 में रायगढ़ में तस्करी के जरिए विस्फोटक सामग्री पहुंची थी, जिसने तटीय सुरक्षा की खामियों को उजागर किया था। इसके बाद 2008 में मुंबई हमले के गुनहगारों ने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए समुद्र का रास्ता चुना। राजनाथ सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने तटीय सुरक्षा योजना यानी CSS के तीसरे चरण की तैयारी कर ली है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ही नहीं करना चाहती है, मैं समझता हूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी चाहते हैं कि कोस्टल सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए। इसलिए कोस्टल सिक्योरिटी में जो विजिबल गैप्स हैं उनको भरने के लिए आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। कोस्टल सिक्योरिटी के काम में लगी सभी एजेंसीज के बीच बेहतर तालमेल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार प्रयत्न कर रही है। समुद्री तटों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए सरकार स्वचालित पहचान प्रणाली यानी AIS भी बना रही है। साथ ही रडार से गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा निगरानी के काम में मछुआरों की भूमिका को बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इशरत जहां मामले में गुमराह करने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में गृह मंत्रालय से गुम हुई फाइल पर केंद्र पर निशाना साधा। वहीं सरकार ने फाइलों का गायब होने के पीछे साजिश होने की बात कही। इशरत जहां केस की गुम हुई फाइलों के मामले में एक अखबार के खुलासे के बाद जांच अधिकारी BK प्रसाद सवालों के घेरे में आ गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इस मामले में गुमराह करने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। इस सरकार का प्रयास लोगों को गफलत में डालना, असली मुद्दे से ध्यान हटाना, कानूनी प्रक्रिया को कमजोर करना और दोषी और आरोपियों को बचाना। इस विवाद में घिरे पूर्व गृह मंत्री P चिदंबरम ने कहा कि NDA सरकार इस मामले में दायर 2 हलफनामों को लेकर फर्जी विवाद पैदा कर रही है। कांग्रेस ने इशरत जहां केस की फाइलों के गुम होने पर सवाल उठाया है और फाइलों में छेड़छाड़ की आशंका जताई है। 2009 के पत्राचार का 2015 में और 2016 में ये कहना कि वो मिल नहीं रहे,
कभी इस तरह की बात सुनी नहीं। इससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि जानबूझ के इन्होंने छेड़खानी करी है फाइल के साथ। इधर गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद ने गुम हुई फाइलों के मामले में बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चिदम्बरम साहब और यूपीए के समय में जिस इंटेंशन से उन्होंने इजरत जहान जो एक आतंकवादी थी उनको क्लीन चिट देने का जो काम किया, वो कागज जो गायब हुए उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए मिला नहीं है। प्रसाद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करने से इनकार किया है। गृह मंत्रालय ने इशरत जहां मामले से जुड़ी गुम फाइलों की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मथुरा हिंसा मामले पर कहा है कि अगर राज्य सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करती है तो इस घटना से बचा जा सकता था। साथ ही अखिलेश सरकार को राज्य में अवैध कब्जों पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा है। राज्यपाल ने अपने पत्र में राज्य सरकार को अवैध कब्जेदारों को हटाकर राज्य सरकार, विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों के स्वामित्व की संपत्तियों को दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए भी कहा है, जिससे भविष्य में मथुरा जैसी घटनाओं से बचा जा सके। 2 जून को मथुरा प्रशासन में जवाहर बाग से अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुई हिंसा में 2 पुलिसकर्मियों समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। गुरुवार सुबह नियंत्रण रेखा के पास सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने इलाके में आतंकी घुसपैठ की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया था। बीते 3 दिनों में घुसपैठ की ये दूसरी बड़ी घटना है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल इलाके में सेना अभी भी तलाशी अभियान जारी रखे हुए है। असम के मोरीगांव जिले में दिमागी बुखार और डेंगू से पिछले 2 दिन में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। मरने वालों में 3 बुजुर्ग और एक बच्चा शामिल है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक बीते 2 दिन इनके कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग हालात पर नजर रखे हुए है और इससे निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। फिल्म उड़ता पंजाब की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। रिलीज पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पंजाब के एनजीओ की याचिका खारिज कर दी। अब यह फिल्म बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिर्फ एक कट के साथ शुक्रवार से सिनेमाघरों में दिखेगी। बुधवार को ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एसोसिएशन नाम के एनजीओ ने फिल्म को पंजाब की छवि बिगाड़ने वाली बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से का रुख किया था और इस बीच फिल्म का प्रिंट लीक होने की खबर के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। 6:30 को पोजीशन में आया, जिसके एडवोकेट ने भी साइन किया हुआ है, बालाजी ने भी साइन किया हुआ है और अपना फैंटम वालों ने भी साइन किया हुआ है। तो 3 लोगों ने सील करवाया और जो 6:30 पे हमने उनको सर्टिफिकेट, आफ्टर वो सीलिंग हमने उनको सर्टिफिकेट दिया। तो अब ये जो है, जहाँ मेरा नॉलेज है, जहाँ मुझे मालूम है, ये फिल्म जो है कल सुबह 1 बजे लोड हो गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो इतिहास रचने से एक कदम दूर है। इसरो 22 जून को सुबह करीब 8:30 बजे एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इनमें अमेरिका के 13 सैटेलाइट समेत जर्मनी, इंडोनेशिया और कनाडा के सैटेलाइट भी शामिल हैं। 20 उपग्रहों में से 3 भारतीय हैं और शेष वाणिज्यिक हैं। इनमें से 2 सैटेलाइट सत्यभामा और पुणे यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाए हैं। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर AS किरण कुमार ने ये जानकारी राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम यूरेका में दी। This time actually you mentioned 22. While the target was 22, 2 of the satellites from one of the customers last minute they had to drop out because certain tests which they were doing, they did not succeed in that, so they have to, we will be giving them opportunity in a later launch. So this time it's going to become 20 satellites. 20 satellites at instead one. of 22. I mean, yeah. Even then we have our own prime satellite, a Cartosat 2 series satellite. Then 2 of our Indian university satellites, Satyabama and Pune University. Then a number of mini satellites, nano satellites and micro satellites
That's what we are doing. I think this time we are going to launch about 13 satellites of US and Germany, Indonesia, Canada. So it's not just one country, but it's multiple countries. See, so far we have done about 21 countries. For different 21 countries, we have launched the satellites. 57 is our last number. With this, it will become 57 plus another 17. और आखिर में कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप में। बिहार टॉपर मामले में जेडीयू ने पूर्व पार्टी विधायक उषा सिन्हा को पार्टी से निकाल दिया है। उधर एसआईटी ने वैशाली में आरोपी बच्चा राय के घर छापेमारी कर 20 लाख का सोना और 1,32,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। केरल में दलित लड़की से रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस बात की पुष्टि की है। केरल के पेरम्बलूर में लॉ की 30 वर्षीय छात्रा की 28 अप्रैल को बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। सीबीआई कोर्ट ने नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में वीरेंद्र तावड़े की पुलिस हिरासत अवधि 20 जून तक बढ़ा दी है। सीबीआई ने तावड़े को हाल ही में पुणे से गिरफ्तार किया था। कांग्रेस महिला मोर्चा ने सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि बढ़ती महंगाई की वजह से गरीब की थाली खाली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी नेता छगन भुजबल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल भुजबल महाराष्ट्र की जेल में बंद है। आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाके पनेरू में आईपीएस अधिकारी और सहायक पुलिस अधीक्षक के शशि कुमार की दफ्तर में अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर की गोली लगने से मौत हो गई। शशि 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और पनेरू में 6 महीने पहले एएसपी का उन्होंने पदभार संभाला था। श्रीलंकाई नौसेना ने 3 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इन मछुआरों को तमिलनाडु में पुदुकोट्टई से पकड़ा गया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मछुआरों को पकड़े जाने का मुद्दा उन्होंने उठाया था। गुरुवार को गुजरात के साणंद में टाटा नैनो के प्लांट में भीषण आग लग गई। आग प्लांट की फूड सप्लाई यूनिट में लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भारतीय मूल के अभय पटेल ने लुइसियाना से अमेरिकी सीनियर के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। अभय पटेल पेशे से अर्थशास्त्री हैं और न्यू ऑरलियंस बिजनेस अलायंस में उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। आईएस ने बांग्लादेश में रामकृष्णा मिशन ढाका संस्था के हिंदू पुजारी को जान से मारने की धमकी दी है। बुधवार शाम अधिकारियों को आईएस का धमकी भरा पत्र मिला, जिसके बाद रामकृष्णा मिशन ढाका के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई।